14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हीलियोस फ्लाइट 522 जाइपेरियन के लार्निका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के तकरीबन 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस वक्त इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर समेत कुल 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्सेस जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हैंस जर्गन मार्टिन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं उनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे कैमन वर्सेस पेम्पोस चार्लिम्बस, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए और वो इसलिए कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर मौजूद होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर अलार्म के बजने का मकसद दोनों पायलट्स को ही समझ में नहीं आ रहा था। इस स्थिति की गमगीनता को भांपते हुए उन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने फौरन ही एटीसी से कॉन्टेक्ट कर उन्हें ये बताया कि उनके प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को ये सब बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में अचानक प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर एक साथ कई सारे अलार्म बजना शुरू हो गए और इन अलार्म्स की आवाज की वजह से पायलट की आवाज एटीसी तक पहुंचना बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो गए हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कतें अब बढ़ने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर्स लगातार पैसेंजर्स को शांत कर रहे थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट्स बार बार एटीसी से कॉन्टेक्ट कर उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ ही देर में प्लेन का एटीसी से कनेक्शन पूरी तौर पर टूट गया। इसके बाद भी एटीसी ने बार बार फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनट का वक्त लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर ये प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन पर पहुंच गया था। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी यानी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल के जरिए इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस वक्त प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी के आशंका के चलते हुए ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बड़े F-16 फाइटर्स एट को इस प्लेन को ढूंढने भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर्स ने हीलियोस 522 फ्लाइट को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर्स एट उड़ते उड़ते इस प्लेन के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि प्लेन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर एट ने देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे कर बेसुध हालत में बैठा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और अब इसने पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर का जायजा लिया, लेकिन फाइटर जेट्स के पायलट्स के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट के उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर ने उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला। तभी 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट्स ने देखा कि एक शख्स प्लेन के केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही देर में ये शख्स प्लेन की पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट पर बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इसे इशारा कर हालात के बारे में जानने की कोशिश की। ये शख्स भी फाइटर जेट्स के उन पायलट्स को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो शख्स इस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो इसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे
प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन अथेन से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के साथ साथ इसमें क्रू मेंबर समेत मौजूद 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों जरा महसूस कीजिए उस लम्हे को जब 121 लोगों से भरा हुआ ये प्लेन जब पहाड़ से टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट्स के पायलट्स पर जिन्होंने इन लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा और वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद ग्रीस में 522 फ्लाइट के क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। फौरन से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडीज को एक एक कर बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंका देने वाली बात निकल कर सामने आई। दरअसल जहाज में मौजूद ज्यादातर लोग और पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये था कि अगर पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके पास था? तो दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में एक शख्स का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। जी हाँ, वो एंड्रियास प्रोड्रोमो ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज को संभाले रखा था क्योंकि आखिर में उन्हीं की आवाज एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने तकरीबन 5 बार मेडे कहकर मदद की पुकार लगाई थी। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके, लेकिन इसके बावजूद वो प्लेन को घनी आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। दोस्तों जब एक्सपर्ट्स ने इस हादसे के पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो उसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड से झुक गया था तो उसकी वजह थी कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी अचानक से एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। दोस्तों इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे प्लेन में एयर प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा कर अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि प्लेन के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिली रहे। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और कभी इसे मैनुअल पर कर भी दिया जाए तो कॉकपिट में मौजूद पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको हादसे से एक दिन पहले की तरफ ले चलते हैं जब बोइंग 737 का ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था। वहाँ इसको अच्छे से चेक कर इसकी सर्विस की गई और वहीं इसकी सर्विस करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर कर इसे पायलट के हवाले कर दिया। प्लेन के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया कि उनकी प्लेन का मैनुअल मोड ऑन है और जिसकी वजह से प्लेन में आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन लेवल कम होने लग गया, जिसकी वजह से प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स को बेचैनी होने लगी थी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट्स को ये अलार्म सुनाई दिया तो उन्होंने इसके पीछे की वजह जाननी शुरू की, लेकिन उनका ध्यान एक बार भी इसकी तरफ नहीं गया कि प्लेन का प्रेशराइज बटन ऑन ही रह गया है, जिसकी वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क मिल गया था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं आते, जिसकी वजह से दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स एक एक कर बेहोश होने लगे थे क्योंकि इनकी पैसेंजर सीट पर लगा ऑक्सीजन मास्क सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग दम तोड़ने लगे थे। इन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेन की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि प्लेन में मौजूद सभी लोगों ने दम तोड़ दिया सिवाय एक शख्स के और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। और अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि एंड्रियास इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रहे, तो मैं आपको बता दूं कि एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर थे और क्योंकि स्कूबा डाइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक सकते हैं इसलिए वो अब तक जिंदा रहे, लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पर ना मिलने पर अब उनकी हालत भी खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे कर वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन एथेन तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन पैसेंजर्स की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास आखिरी समय तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन अफसोस वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और बिल आखिर प्लेन पहाड़ियों में जा गिरा और इसमें मौजूद 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों इस हादसे के तकरीबन 15 महीनों बाद ग्रीस के लोगों ने इस हादसे की रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि इस पूरे हादसे की वजह सिर्फ और सिर्फ एक बटन था। जी हाँ, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि ये बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। भले ही माहिरीन को ये नहीं लगता हो, लेकिन हमारी नजर में असल में इस हादसे के जिम्मेदार उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉइज हैं जहाँ प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने इस प्रेशराइज बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। ऐसे में या तो उन्हें वापस इस बटन को ऑटो मोड पर
डालना चाहिए था या पायलट को इस बात से बाखबर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद अगर वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर लगा कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल फैक्ट एंड नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया।